Hello, welcome to Easy Way to Commerce. Today we will discuss remaining basic terms of accounting and it is from class 11th accounts. Now our next term is expenditure. देखो expenditure word का कब जैसे expenditure word आता है it means हमने कोई चीज़ purchase करी है और इसका यही basic meaning होता है that the business is purchasing either goods और एनी एसेट मीन्स फिक्स एसेट और बिजनेस इज टेकिंग सम सर्विस. इन सब के केस में बिजनेस जो भी पेमेंट करता है या फिर इनको क्रेडिट पे परचेज किया है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सो सी द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इज अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग एसेट और गुड्स और सर्विस. बच्चे कई बार क्या पूछते हैं अक्वायरिंग का मीनिंग क्या होता है. एक्वायर करना मीन्स रिसीव करना, प्राप्त करना. और कैसे बिजनेस को कुछ भी चीज़ मिलती है जब वो परचेज करता है. सो बिजनेस अक्वायर्स मीन्स परचेजिंग. बिजनेस ने या तो एसेट परचेज किया या गुड्स परचेज किया या सर्विस परचेज किया और उसके लिए पेमेंट किया है, या अगर अभी पेमेंट नहीं किया तो बिजनेस बाद में पेमेंट करेगा. क्रेडिट परचेज किया और इस परचेजिंग ऑफ एसेट गुड्स और सर्विस इज नोन एज एक्सपेंडिचर. नाउ हियर एक्सपेंडिचर इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का मीनिंग होता है वो एक्सपेंडिचर जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, हम कुछ साल बाद करते हैं. और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं. अगर बिजनेस ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो जो भी एक्सपेंडिचर किया उसके अगेंस्ट बिजनेस को कोई एसेट मिलेगा, या तो बिजनेस एसेट लेगा या बिजनेस का कोई भी जो पहले का एसेट है वो उसकी वैल्यू इम्प्रूव करेगी. जैसे हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग को रेनोवेट कराया है, उसको नया बनवाया है, कंस्ट्रक्शन करवा दिया उसमें कुछ और उसको बहुत अच्छे से रेनोवेशन करवा दिया, उसमें इंटीरियर चेंज करवा दिया उसका, तो वो रेनोवेशन से उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाएगी. सो इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट या फिर परचेजिंग अ न्यू एसेट. इन दोनों के केसेस में ही जो फर्म एक्सपेंस इनकर करती है, एक्सपेंस इनकर करने का मतलब है या तो अभी पेमेंट कर दिया या बाद में भी पेमेंट कर सकती है. पेमेंट इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है. So the expense incurred for acquiring asset or improving the existing value of asset, that is known as capital expenditure. अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? Which will increase the earning capacity of business. जब भी बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो बिजनेस की जो पहले से अर्निंग कैपेसिटी है, जितना बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, रेवेन्यू अर्न कर रही है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ जाएगा. ये इसकी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर है, दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट ऑफ बिजनेस, द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर. देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद बिजनेस जिस ईयर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, मीन्स जिस ईयर में भी बिजनेस ने कोई एसेट परचेज किया या एसेट की वैल्यू को इम्प्रूव कराया, उसका बेनिफिट बिजनेस फर्म को उसी ईयर में नहीं मिलता, उसके अलावा उस ईयर के बाद कई साल तक मिलता रहता है. उस ईयर में भी मिलेगा और उसके बाद कई साल तक बिजनेस को उसका बेनिफिट मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर से, क्योंकि जो एक बार जो एसेट परचेज कर लिया वो एसेट बिजनेस काफ़ी दिन तक यूज़ करता है, फिक्स एसेट, और उसका बेनिफिट बिजनेस को कई साल तक, इट विल लास्ट फॉर मेनी ईयर्स. नाउ सी, जब बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको हम किसी तरह का एक्सपेंस नहीं मानते, खर्चा नहीं मानते. वो एक तरफ से पेमेंट किया है या लायबिलिटी इनकर करी और दूसरी तरफ से बिजनेस को कोई एसेट मिल रहा है या उसके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको हम एसेट मानते हैं और उसको सीधे बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसको अपना एक्सपेंस या खर्च नहीं मानते. तो वो क्या है, एक एसेट है बिजनेस का और वो कहाँ पर शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है परचेज ऑफ मशीनरी. बिजनेस ने मशीनरी परचेज की तो बिजनेस के पास क्या आ गया, मशीन आ गई, एंड मशीन इज अ फिक्स एसेट. सो दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज एक्सपेंस. ये एक्सपेंस नहीं है, किसी तरह का खर्च नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मतलब ये जो भी एक्सपेंडिचर है इसकी वजह से बिजनेस को कोई एसेट मिल रहा है और ये एसेट साइड में शो होगा. परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ कंप्यूटर और कोई भी फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट के लिए बिजनेस अगर परचेज पे कर रहा है या फिर किसी बिजनेस फिक्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज करवा रहा है, वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड whose benefit will be exhausted during the same accounting period. मीन्स ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसको हमने जिस अकाउंटिंग ईयर में जिस एक्सपेंस को किया है, जिस एक्सपेंडिचर को किया है और उसका बेनिफिट हमें सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं.
और इसका एक और फीचर होता है, जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होता है वो जनरली हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, और ये एक रेकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर होता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज ऑफ सर्विसेज। सो ये सारे एक्सपेंसेस रेकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को करने पड़ते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कई ईयर्स तक नहीं मिलता है, केवल सेम ईयर में मिलता है। वन थिंग मोर, दैट दीज आर द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस, इसी को हम एक्सपेंस भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। रेवेन्यू अर्न करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी होता है, मीन्स एक्सपेंसेस करना ज़रूरी होता है। सपोज़ हमें गुड्स सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए हमें पहले से कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा अपने बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, और ये जितने भी एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वो सारे एक्सपेंसेस जो हमें रेवेन्यू अर्न करने के लिए पेमेंट करना ही करना है, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये वंस इन 4-5 ईयर्स नहीं होते, ये हर साल रेगुलर बेसिस पे ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। वेरएज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये हम कई साल में एक बार पेमेंट करते हैं एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हम हर साल फिक्स एसेट नहीं परचेज करते। फिक्स एसेट्स को कई ईयर्स में एक बार परचेज किया जाता है, या ओल्ड फिक्स एसेट को रिप्लेस किया जाता है, ये रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता। इसके लिए जो बिजनेस पहले से जो इसकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है, उसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। So revenue expenditure is the expense incurred during an accounting period and its benefit will be exhausted in the same year. उसी ईयर में उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। देखो, जैसे सैलरी है, एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी 1 मंथ के बाद देते हैं, तो 1 मंथ जब हमने उनकी सर्विसेज ले ली, फिर हमने उनको सैलरी दे दी, तो अब उस जो सैलरी पे करी उसका बेनिफिट हमें आगे नहीं मिलेगा। अगर हमने आगे उस एम्प्लॉय का सर्विसेज ली हैं तो हमें फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सारे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस का यही है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हमको इनका बेनिफिट उसी ईयर में मिल भी जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें अगर बेनिफिट लेना है तो हमें फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये क्योंकि एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, तो ये बिजनेस के एसेट्स नहीं हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करते हैं और उनको डेबिट करते हैं। सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। सो दीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर आर दीज डेबिटेड? दीज आर डेबिटेड टू trading and PL account, and these are also known as expense, and these expenses, the benefit is exhausted in the same accounting period. Now the third type of expenditure, third is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure क्या होता है? वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का कहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं और कुछ फीचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के होते हैं। ना तो वो कैपिटल है, पूरी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एक इसका फीचर है कि हम इस एक्सपेंडिचर को करते हैं तो कोई एसेट नहीं मिलता है, वो एक एक्सपेंस है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी जब हम ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो फर्म को या बिजनेस एंटरप्राइज को कोई भी एसेट नहीं मिलता, बस एक एक्सपेंडिचर किया है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट देखो, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उसी ईयर ख़त्म हो जाता है, जबकि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कई ईयर्स तक मिलता है। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एक एक्सपेंस है और इसका बेनिफिट हमें उसी ईयर नहीं ख़त्म होता, उसका बेनिफिट हमें कई ईयर्स तक मिलता है। सो द फर्म एन्जॉयज द बेनिफिट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन 1 year and firm does not acquire any asset or the value of asset is not increased. So this revenue expenditure has the features of both capital and revenue. So see the definition. These expenses, expense is revenue in nature, इसका nature तो revenue है, but its benefit is accrued to firm over many years. ये revenue nature है because we are not acquiring any asset, and इसका benefit कई years तक मिलता रहेगा। इसका एक example है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म जब भी कोई एक्सपेंडिचर करती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो एक हैवी नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। जिस ईयर में एक्सपेंडिचर करती है
उसको कोई एसेट नहीं मिल रहा, पर उससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है और वो सेम ईयर में नहीं बढ़ता, वो उसके बाद कई ईयर्स तक बढ़ा रहता है। तो ये एडवर्टीजमेंट का बिजनेस को बेनिफिट बहुत साल तक मिलता है एक बार एडवर्टीजमेंट करने से। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर? इट इज़ नाइदर रेवेन्यू एंड नॉर कैपिटल, इट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब ये रेवेन्यू नहीं है तो पीएल में पूरा डेबिट नहीं होता, और इससे हमें कोई एसेट नहीं मिल रहा तो बैलेंस शीट में भी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं उसमें भी नहीं आएगा। तो ये कहाँ जाता है? जैसे सपोज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसका हमें 5 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा, तो हम हर साल हर ईयर के प्रॉफिट लॉस में उसका 1/5 पार्ट डेबिट करते हैं। मीन्स उसका एक पार्ट तो हम पीएल में डेबिट करते हैं, और जो पार्ट बच जाता है जो हमने पीएल में नहीं शो करा है उस ईयर में, वो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कहते हैं अनरिटन पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अनरिटन पार्ट जो होता है उसका एक्सपेंस है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, some part of deferred revenue expenditure is shown in trading and profit and loss account, and the remaining deferred revenue expenditure, remaining part of it is shown in balance sheet. तो ये दोनों जगह जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट तो पीएल में भी जाएगा और कुछ पार्ट बैलेंस शीट में जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। Now the next term is expense. Now expense means जो कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करती है, मतलब सेल करके जो उसको रिसीव होना है मनी, या जो सेल से इनकम होनी है, उस इनकम को अर्न करने के लिए पहले हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन माय बिजनेस आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन एंड सेलिंग पेन्स। तो पेन को सेल करके जो मेरा प्रॉफिट या इनकम होगी वो कब होगी? जब मैं उन पेन्स को सेल करूँगी और उससे जो मुझे इनकम रिसीव होगी, दैट विल बी माय रेवेन्यू। बट उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए पहले मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो वो एक्सपेंसेस ही कॉस्ट होती है टू अर्न रेवेन्यू। देखो, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। मीन्स हमें ऐसे ही रेवेन्यू नहीं मिल जाता है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमें पहले कुछ उसके लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, फिर जब हम सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज की तब रेवेन्यू मिलता है। तो जो भी हमें रेवेन्यू अर्न करने के लिए कॉस्ट इनकर करी है हमने, वो एक्सपेंस है। नाउ एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड। तो जैसे हम किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हम फिक्स एसेट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे मशीनरी यूज़ करते हैं, हम किसी बिल्डिंग को यूज़ करते हैं बिजनेस करने के लिए, हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं और फर्नीचर यूज़ करते हैं, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं। अब इनको हमने एक बार परचेज़ कर लिया, हम इनको रीसेल नहीं करते, दीज आर द फिक्स एसेट्स, इनको रीसेल करने के लिए नहीं परचेज़ करते, फिर भी धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जो इनकी वैल्यू में हर साल इनको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो यूज़ करने से इनकी वैल्यू थोड़ी डिक्लाइन होती है, एवरी ईयर इट डिक्लाइंस। और कुछ साल बाद सपोज वो 10 या 15 ईयर्स की उनकी लाइफ है एसेट्स की, मशीनरी की, प्लांट की, फर्नीचर की, तो उसके बाद हमें वो एसेट हटा के दूसरा एसेट उसकी जगह यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए या बिजनेस करने के लिए। तो वो एसेट, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम मीन्स जो उसकी वैल्यू हर साल डिक्लाइन हो रही है, वो भी एक तरह का एक्सपेंस है। देन और सर्विसेज, तो जो हमने सर्विसेज ली हैं, हमने किसी से सर्विस ली है, जैसे हमने किसी से गुड्स मंगवाई, उसका जो हमें पेमेंट करना है, या हमने किसी से वर्क करवाया, सैलरी पे करनी है, हमने लेबर्स से वर्क करवाया, लेबर को वेजेस देनी है, तो लेबर को वेजेस देनी है, दैट विल ऑल्सो बी एन एक्सपेंस। सो वट एवर एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। नाउ एग्जाम्पल्स लाइक रेंट, डेप्रिसिएशन वही एसेट की जो वैल्यू डिक्लाइन होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, कभी कभी हमें लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है, लॉयर से कंसल्ट करना पड़ता है, उसको भी फीस देनी पड़ती है। बैड डेट्स होते हैं। अब बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स अभी इसके बाद कोई टर्म एक्सप्लेन करूँगी मैं, वैसे एक बता देती हूँ। बैड डेट्स मीन्स जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमें सब लोग जिनको हमने क्रेडिट सेल किया सबसे मनी नहीं मिलता। कभी कभी कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट ही नहीं करते, तो वो मनी एक तरह से बिजनेस का वो मनी डूब जाता है, तो दैट इज़ नोन एज बैड डेट्स।
सो वो भी एक तरह का एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस और एक्सपेंसेस कहाँ पे फिर हम शो करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में, अपने इनकम स्टेटमेंट्स में? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इनमें से जहाँ पर भी जो एक्सपेंस डेबिट किया जाता है उनको डेबिट में शो करते हैं अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज दीज आर एक्सपेंसेस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लॉस। अब लॉस और एक्सपेंस में बहुत डिफरेंस होता है। एक्सपेंस बिजनेस अपनी मर्जी से रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंस इनकर करता है, एक्सपेंस करता है, पेमेंट्स करता है या कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है। जबकि लॉस क्या होता है? लॉस एक तरह का अनवांटेड बर्डन है, बिजनेस नहीं चाहता फिर भी वो लॉस हो जाता है और उसके लिए बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक्सपेंसेस के लिए क्या है कि अगर सैलरी पे किया तो किसी से सर्विस ली, उसका कोई बेनिफिट मिला बिजनेस को, पर लॉस का कोई बेनिफिट नहीं है और तभी भी बिजनेस के पास से वो चीज़, वो एसेट या मनी जाना ही है। अगर ऐसा है कि मनी जा रहा है और बेनिफिट नहीं हो रहा, देन दैट विल बी टर्म्ड एज लॉस। देखो लॉस के लिए क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू, मीन्स एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, देन इट विल बी टर्म्ड एज लॉस। जब भी खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो उसको लॉस कहेंगे। सो लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। इट इज़ एन अनवांटेड बर्डन ऑन बिजनेस। ये एक बिजनेस का अनवांटेड बर्डन होता है बिजनेस पे। बिजनेस को इसको कोई खुशी से एक्सपेंस नहीं, लॉस नहीं करता, लॉस अपने आप हो जाता है और वो फिर बिजनेस को बेयर करना पड़ता है। नो बेनिफिट इज रिसीव्ड अगेंस्ट एनी लॉस। और जो लॉस हो गया, लॉस में जो भी बिजनेस का कैश गया या गुड्स गए या जो भी लॉस हुआ, किसी भी एसेट का लॉस हो, उसके अगेंस्ट बिजनेस को कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना है। सो इट डिक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। तो जो भी लॉस होता है बिजनेस का, उससे ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है एंड ओनर्स इक्विटी को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल ऑफ लॉस इज गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बिजनेस की गुड्स चोरी हो गई। एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया तो गुड्स का लॉस हो गया, या किसी एसेट का लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बिजनेस का कोई फिक्स एसेट है, सपोज बिजनेस कोई मशीन, पुरानी मशीन को सेल करना चाहता है और उस मशीन की वैल्यू सेल करते टाइम 2000 रुपीज़ की वैल्यू है और जब सेल किया तो बिजनेस को केवल 1000 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला, तो बिजनेस का 1000 का लॉस हो गया ना। तो जो फिक्स एसेट के सेल पे लॉस होता है उसको भी लॉस बोलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉस एंड बिजनेस विल नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फॉर द लॉस। तो लॉस और एक्सपेंस में बहुत डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सिंपल है, जो टोटल बिजनेस का रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स सेल से जो रिसीव होता है, सेल से जो इनकम है, दैट इज रेवेन्यू, और उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वो प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। यहाँ पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड, जनरली अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। अगर हम 3 मंथ का या 6 मंथ्स का भी प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ्स का हो जाएगा। हम 6 मंथ्स के रेवेन्यूज़ ले लेंगे और 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस ले लेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। अब जब भी प्रॉफिट होगा उससे जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से और एक ईयर के एंड पे मुझे 20,000 का प्रॉफिट होता है, तो अब मेरी कैपिटल 1 लाख नहीं रह जाएगी, मेरी कैपिटल हो जाएगी 1,20,000। तो ऐसे जितनी बार भी प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। सो प्रॉफिट इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। उसी जगह जब लॉस होगा तो ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। सब जैसे मेरा 1 लाख का कैपिटल था और उसमें फिर मुझे 10,000 का लॉस हो गया तो मेरी कैपिटल 1 लाख से 90,000 रह जाएगी। तो लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, वेयर एज प्रॉफिट इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को कैपिटल भी बोलते हैं। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और प्रॉफिट के लिए किसके लिए यूज़ होता है ये टर्म? जो बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी होती है बिज़नेस की, जिस चीज़ को भी मेन सेल करके बिज़नेस रेवेन्यू रिसीव करता है, वही एक्टिविटी से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जब हम उसका एक्सपेंस माइनस कर देते हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो मेन बिज़नेस की मेन सेल और परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट टू अर्न प्रॉफिट। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ जिनको हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज से रेवेन्यू अर्न हुआ, उसमें से हम उस गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करने के लिए जो भी हमने एक्सपेंस इनकर किया था, उस रेवेन्यू में से अगर हम उसका एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। वन मोर थिंग, गेन। देखो, प्रॉफिट और गेन सुनने में एक जैसा लगता है, एक कॉमन पर्सन से पूछो तो उसके लिए प्रॉफिट को और गेन को वो सेम बताता है, बट एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए दोनों डिफरेंट होते हैं। और गेन मीन्स द प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, कभी कभी कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे प्रॉफिट होता है। मीन्स रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे और उस सेल से जो रेवेन्यू है वो उसमें से अगर एक्सपेंस माइनस कर देंगे प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही, मीन्स वंस इन 2-3 ईयर्स, या अचानक कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जिससे बिजनेस को रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, वो प्रॉफिट फिर उसको हम प्रॉफिट नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम टर्म कौन सा यूज़ करते हैं, गेन। सो गेन मीन्स एनी प्रॉफिट विच अराइजेज फ्रॉम विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इंसिडेंटल। इंसिडेंटल एक्टिविटी मीन्स जो कोई सडन एक्टिविटी होती है बिजनेस में। अब फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बिजनेस ने कोई फिक्स, जैसे अभी मैंने इस मशीनरी का एग्जांपल लिया था, या बिजनेस अपनी ओल्ड बिल्डिंग को बेच रहा है और न्यू बिल्डिंग परचेज कर रहा है, तो जो ओल्ड बिल्डिंग को सेल करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और या फिर फर्नीचर या मशीन सेल करी, ओल्ड मशीनरी को सेल करना है, ओल्ड मशीनरी की वैल्यू कम है और जब सेल हुई तो ज़्यादा वैल्यू मिल गई, तो वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और मशीन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, सेल ऑफ मशीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, मशीन एक फिक्स्ड एसेट है, उसको हम रेगुलर बेसिस पे परचेज भी नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे सेल भी नहीं करते। जब ज़रूरत होती है मशीनरी की, उसी ईयर में परचेज़ की जाती है, और जब मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है या मशीनरी उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, तब मशीन को सेल करना होता है, न्यू लेनी होती है। तो अगर हम मशीन को सेल कर रहे हैं और उसमें हमें उसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वाला प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको गेन बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। या विनिंग कोर्ट केस, बिजनेस का कोई कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस में बिजनेस ने वो कोर्ट केस विन कर लिया, तो बिजनेस को उससे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर वही कोर्ट केस लूज़ कर जाता बिजनेस तो लॉस हो जाता, पर अगर विन कर लिया तो वो प्रॉफिट है, बट वो फिर एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम उस एक्टिविटी के लिए उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको गेन बोलेंगे। सो गेन एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट, वेयर एज लॉस एंड एक्सपेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। एंड वीडियो पॉज करो और इन सब के मीनिंग नोट कर लो अच्छे से, इनको बार बार रिवाइज करो, तभी ये टर्म्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टुडे, so don't forget to subscribe my channel for further lectures.